Hello guys, welcome back in my study channels. Here I want to deliver my knowledge और जीव विज्ञान जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसका मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सब फर्स्ट थिंग इज़ दूध क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो एग्जाम में ये पूछेगा कि दूध किसके कारण खराब होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। या दूसरे टाइप से कैसे पूछ सकता है कि दूध किसके कारण खराब होता है, तो चार ऑप्शन दे देगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनमें से कोई नहीं या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बैक्टीरिया। ये है। सेकेंड है सीरा अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कैसा रहेगा? अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? सीरा। या इसी को दूसरे टाइप से पूछ सकता है कि सीरा अल्कोहल के उत्पादन के लिए किस टाइप का ये प्रोडक्ट है या माल है, तो ये क्या आएगा ऑप्शन में? कच्चा माल, रॉ है, रॉ बोलते हैं इसको। ओके अब ये थर्ड पॉइंट है, गैस मिश्रणों में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस फील्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि गैस वेल्डिंग के लिए जो प्रयुक्त होता है, वेल्डिंग के लिए जो गैस प्रयुक्त होता है उसमें कौन कौन सी गैसेस का मिश्रण होता है? तो क्या रहेगा? एक तो ऑक्सीजन होगा और सेकेंड क्या रहेगा? एसिटिलीन। थर्ड पॉइंट आते हैं, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? सिंदूर क्या है? तो वो क्या है? मर्क्यूरी सल्फाइड। मर्क्यूरी क्या होता है? ये एक एलिमेंट है, सल्फाइड भी एलिमेंट है। तो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? सिंदूर का जो हम इसको बोल सकते हैं केमिकल फॉर्मूला, तो वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। शहद में क्या होता है? फ्रक्टोज, जिसके कारण शहद होता है मीठा। अन्य घटक क्या है? डेक्सट्रोज, माल्टोज, एंजाइम, जल आदि। लेकिन मेन क्या जो है, मेन कंपोनेंट क्या होता है? प्रमुख घटक को बोलते हैं मेन कंपोनेंट। तो ये क्या है? फ्रक्टोज। ओके तो एग्जाम में पूछ सकता है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है जो इसके मीठेपन के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर क्या आएगा? फ्रक्टोज। ठीक, अब है प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे, पत्ती अपना भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है, प्रकाशीय ऊर्जा, उसका उपयोग किया जाता है और उसको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो है उसको भोजन तैयार किया जाता है। वो क्या है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। नॉर्मली तो क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा कि किस प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करती है, तो वो सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन ऐसा पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है या फिर किस ऊर्जा द्वारा वो अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो ये क्या होगा? ऑप्शन में दे देगा रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा। तो ये आंसर क्या आएगा? रासायनिक ऊर्जा। केमिकल प्रोसेस होती है तभी फूड का निर्माण होता है या फिर फूड फॉर्मेशन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब नेक्स्ट है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन में दूध को अधिक ताप पर कुछ देर रखकर शीघ्रता से ठंडे किया जाता है। इससे दूध के सभी जीवाणु नष्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि जो दूध में जीवाणु रहता है, जो प्रेजेंट होता है, उसको नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? पाश्चराइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि अधिक ताप पर कुछ देर रखते हैं और उसको शीघ्रता से ठंडा करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें के जो जीवाणु हैं वो उस ताप को सहन नहीं कर पाते और उस ताप को सहन करने के बाद क्या होता है? उसको ठंडा किया जाता है। तो अगर उसमें मान लो कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होंगे, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो अधिक ताप पर रह सकते हैं
और उसको ठंडा भी किया जाता है। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वहाँ पे तो सर्वाइव कर लेते हैं अधिक देर पर जब हम उसको हीट देते हैं तब, लेकिन उसको अचानक से उसका टेम्परेचर को लो किया जाता है तो वो क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते, रह नहीं पाते। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ज़्यादा टेम्परेचर पे रहने के अनुकूल है और टेम्परेचर को जल्दी से कम किया जाता है तो वो उस टेम्परेचर में नहीं रह पाते हैं, इसीलिए वहाँ के जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि वो थर्मोफिलिक होते हैं। अब टेम्परेचर को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, अगर वो साइक्रोफिलिक रहते जो ठंडे टेम्परेचर के ठंडे में प्रिय होते तो ठंडे में जीवित रहते। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, अमीबा। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। एक कोशिकीय जीव लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों विधियों से जनन करते हैं। जो एक कोशिकीय जीव क्या है, अमीबा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये जीव क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन भी करते हैं और अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं। ठीक है। लाख कीट के शरीर से निकला स्राव है। जो लाख निकलता है ना वो स्रावित क्या होता है, कहाँ से होता है, वो कीट जो होता है ना उसके शरीर से स्रावित होता है। अब है, लेमार्क ने सर्वप्रथम जीव विकास को समझाया। जो सबसे पहले जीव विकास है ना उसको समझाया किसने, लेमार्क ने। लेमार्क एक साइंटिस्ट है जिसने सर्वप्रथम जीव विकास को समझाया। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए लेकिन सर्वप्रथम कौन था, लेमार्क। अब देखिए, नेत्रदान में दाता की आंख के कार्निया का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है आपको बता देते हैं कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में क्या दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा, कार्निया, रेटिना, फिर क्या रहता है और भी आइरिस, और इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त सभी। तो उसमें क्या ऑप्शन आएगा, नेत्रदान में किसका उपयोग किया जाता है, दाता की आंख के कॉर्निया का उपयोग किया जाता है। कॉर्निया, ऑप्शन में क्या आ जाएगा आंसर, कॉर्निया। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, ग्रंथियां, थायराइड भी एक ग्रंथियां होती है, एड्रिनल भी क्या है, ग्रंथि है। ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, ये 2 टाइप की ग्रंथियां होती है, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक बाह्य स्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियों को एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब इसमें जो ग्रंथियां हैं वो अपने इंटरनली ही हार्मोन का सिक्रीशन करती है, हार्मोन का स्रावन करती है। तो इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है, पीटीए। पीटीए जो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। पी क्या है, पिट्यूटरी, टी थायराइड और ए एड्रिनल, ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। हम नेक्स्ट देखते हैं, पालक के पत्तों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो पालक हम खाते हैं ना, सब्जी होती है पालक की सब्जी या भाजी, जिसमें क्या होता है, पालक के पत्तों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब ये लोहा क्या है भाई, लोहा ऐसा नहीं कि पालक के पत्तों में लोहा पाया जाएगा, ये होता है आयरन, Fe। आयरन की मात्रा होती है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, आयरन। अब देखते हैं, J.D. वाटसन और H.H.C. क्रिक नाम के वैज्ञानिकों ने 1953 में डीएनए का कुंडलीदार विन्यास प्रस्तुत किया जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये सब तो आप सभी जानते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, डीएनए को प्रस्तुत किया था। कब, 1953 में, शॉर्ट है ये, वाटसन एंड क्रिक बोल दो। 1953 में डीएनए का कुंडलीदार विन्यास प्रस्तुत किया जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, 9 वर्षों में ही उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया था, इतना अच्छा था। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, और जो हमारा नाखून होता है ना वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। इस बात की पुष्टि कैसे होती है, जब हम नाखून काटते हैं तो हमको दर्द नहीं होता, अगर वो जीवित कोशिकाओं से बना होता तो हमको दर्द होता। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम नाखून काटते हैं तो कुछ भाग जो हमारा नाखून के अतिरिक्त जो मांस है ना वो आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमको दर्द महसूस होता है क्योंकि वो सारी जीवित कोशिकाएं होती है। तो नाखून क्या है, मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए नाखून काटने समय हमको दर्द का आभास नहीं होता है। वयस्क जंतुओं के शरीर के किसी भी अंग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हो तो उसे कैंसर कहते हैं। अब क्या होगा,
कि वयस्क जो जंतु है, जो एडल्ट हैं, वो किसी भी अंग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, मतलब इरेगुलर ग्रोथ है, जितना आकार का बढ़ना चाहिए उतना आकार का नहीं बढ़ता और बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस रोग को क्या बोलते हैं, कैंसर। ठीक है। और जो उसमें जो सेल होते हैं ना, वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उनके ग्रोथ के लिए, उनको क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन ये क्या होते हैं, यही जो सेल होते हैं, इनके कारण कैंसर रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन है जिसका स्रावन थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्रावन होता है बोलेगा तो क्या आएगा आंसर, थायरॉक्सिन। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। जो स्वस्थ मनुष्य होगा ना तो उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर उसका कम या ज़्यादा है तो उसको किसी प्रकार की बीमारी है, या हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी के वीडियो में सिर्फ इतना ही ये था इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहें इसी तरह। थैंक यू।